और इससे बहुत सारे बच्चों का कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, लेकिन उनमें तुक्का लगाने की वजह से उनका सिलेक्शन। हमारे सामने एग्जाम आता है तो कभी भी हमको एकदम से क्वेश्चन में भिड़ नहीं जाना चाहिए। आपको पूरे क्वेश्चंस को, पूरे एग्जाम को एनालिसिस कर लिए, एग्जाम को भी अप्रोच कर लिया और साथ ही आपके अंदर ये कॉन्फिडेंट आ गया कि इस एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट है और उसमें से कई क्वेश्चन मैं बना सकता हूं, बट उस समय नहीं बना पाया। लेकिन नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल शांति फिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी खास रहने वाली है। इसमें दो चीजें मैं बताऊंगा, एक्चुअली तीन चीजें बताऊंगा। एक चीज से बच्चे बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं और उसकी वजह से एग्जाम को सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सुनिए, इस वीडियो हम जानेंगे तुक्का कैसे लगाएं। तुक्का शब्द समझ के हंसना बिल्कुल मत, तुक्का बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और इससे बहुत सारे बच्चों का कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, लेकिन उनमें तुक्का लगाने की वजह से उनका सिलेक्शन हो जाता है और जो बच्चे क्वेश्चन को छोड़ आते हैं वो रह जाते हैं। तो आपको एसएससी जीडी के इस वर्ष के एग्जाम में ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, तुक्का भर भर के लगाना है। क्यों लगाना है उसका रीजन भी बताएंगे। तो ये वीडियो काफी खास है और साथ ही एग्जाम को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता है पूरी प्रोसेस में आपको बताऊंगा। अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और साथ ही आप एग्जाम को पूरा अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि मैंने एग्जाम सेंटर पे जाके एनालिसिस किया है और मुझे पता है एग्जाम का लेवल कैसा आ रहा है। और इस तरह के एग्जाम के लेवल को अगर आप अप्रोच करते हो, उसके एनालिसिस के बेसिस पर कोशिश करते हुए इस तरह से तुक्का लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको सही भी जाएगा। तो वीडियो काफी खास है, एक बार आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो डेफिनेटली आपको हर एक चीज समझ में अच्छे से आएगी और आपको फायदा भी मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसएससी जीडी 2024 या कोई सा भी एग्जाम हो, अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग कम से कम है तो आपको 100% तुक्का मारना ही चाहिए। ठीक है, एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं 100% सटीक ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करें सबसे पहले इसको समझिए, क्योंकि तुक्का एक अलग बात हो गई, लेकिन एग्जाम को अप्रोच करना बहुत इंपॉर्टेंस रहता है तुक्का लगाने के पीछे। आइए समझते हैं। अब एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करें, इसको 3 स्टेप में डिवाइड किया जाता है। देखिए, पहला स्टेप जो होता है, स्टेप फर्स्ट क्या बताता है? स्टेप फर्स्ट आपको बताता है कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस एंड एट ए टाइम अटेम्प्ट क्वेश्चन। जब भी हमारे सामने एग्जाम आता है तो कभी भी हमको एकदम से क्वेश्चन में भिड़ नहीं जाना चाहिए। आपको पूरे क्वेश्चंस को, पूरे एग्जाम को एनालिसिस करना है और एट ए टाइम आपको ऐसे क्वेश्चन, मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी या इंग्लिश के या जीके या जीएस के, एट ए टाइम आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जहां पर आपको ये लगेगा कि चलो टिक मार दो, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये तो मैं पढ़ के गया था, बिल्कुल पक्का आंसर है ये। तो ये एक तरीका होता है। इस दरमियान आपके 80 क्वेश्चन होंगे ना, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ा दोगे। और साथ ही साथ आपको ये समझ में आएगा कि एग्जाम का लेवल कैसा है भाई, एग्जाम का लेवल कैसा है, इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू हार्ड। समझ पा रहे बात को? तो ये पहला स्टेप होना चाहिए कि हाल ही देखा आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा चलो आगे बढ़ो। अरे ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा टफ है, अरे ये क्वेश्चन तो मॉडरेट है, अरे ये इजी है मैं बना लूंगा, बाद में बना लूंगा, अभी नहीं बनना बाद में बना लूंगा। तो इससे आपको एक चीज समझ में आती है कि आपने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए, एग्जाम को भी अप्रोच कर लिया और साथ ही आपके अंदर ये कॉन्फिडेंट आ गया कि इस एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट है और उसमें से कई क्वेश्चन मैं बना सकता हूं, बट उस समय नहीं बना पाया, लेकिन अब मैं बना सकता हूं, अब मैं उनके लिए रेडी हूं। तो फिर सेकंड स्टेप पे आना है। अब सेकंड स्टेप में आप बात समझिए, एग्जाम जो आता है आपका 40% इजी, 40% मॉडरेट एंड 20% आपका कैसा आता है, हार्ड आता है। 20, अरे ये 40 हो गया, 80 हो गया, 20, 100% हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम आता है। जो बच्चे 20% क्वेश्चन के पीछे भागते हैं तो वो हमेशा फेल होते हैं, उनका कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। तो इस चीज में बिल्कुल नहीं पढ़ना। आपको पूरे 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना है मेरे भाई। अगर तुम 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की तरफ भागोगे तो आप ये सोचिए ना कि हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने, अप्रोच करने, पढ़ने में टाइम भी तो लगता है, फिर समझ के उसकी कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में टाइम लगता है। और अगर आप क्वेश्चन का क्राइटेरिया रख लेंगे कि मुझे 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 10 को हाथ ही नहीं लगाना है, तो आपके लिए टाइम भी आपको ज्यादा मिल जाएगा और आप सही से क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक चीज समझिए, ठीक है? तो आपको हार्ड क्वेश्चन की तरफ स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं जाना है। पहले आपको किसकी तरफ जाना है, इजी और मॉडरेट, और इसका पता आपने फर्स्ट स्टेप में लगा लिया है। तो 40% इजी क्वेश्चन मिलेंगे, 40% आपको हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आप इजीली कर सकते हो। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए जरा ध्यान सुनिए, जब स्टेप सेकंड में आप इजी या मॉडरेट 80% क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, उस समय आपको क्या होगा, देखिए अटेम्प्ट एंड ऑब्जर्व सीक्वेंस। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय सीक्वेंस को फॉलो करना है। क्या आपका जो सीक्वेंस है ए बी सी और डी वाला जो सीक्वेंस है, इसमें से क्या 4 क्वेश्चन के आंसर ए है, ए ऑप्शन में आ रहे हैं, या 4 क्वेश्चन के आंसर बीबी ऑप्शन में आ रहे हैं, या 4 क्वेश्चन के आंसर सीसी ऑप्शन में आ रहे हैं, या 4 क्वेश्चन के आंसर डीडी ऑप्शन में आ रहे हैं। तो पहला सीक्वेंस आप ये फॉलो करो, मतलब देखो उसमें
सॉल्व करते समय। अगर ऐसा हो रहा है, सेकंड स्टेप क्या हो सकता है सीक्वेंस का, या पहले का ए है दूसरे का बी है, 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरे क्वेश्चन में फिर ए है, चौथे क्वेश्चन में बी है, तो इस तरह से सीक्वेंस हो सकता है। या फिर उल्टा भी हो सकता है, पहले क्वेश्चन में सी है, दूसरे क्वेश्चन में डी है, तीसरे क्वेश्चन में सी है, चौथे क्वेश्चन में डी है। तो इस तरह से एक सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि अरे भाई ये क्वेश्चन मुझे आता था, इसका ऑप्शन सी है, अगला क्वेश्चन मुझे को आता है, इसका ऑप्शन डी है, फिर अगला जो आ रहा है उसका भी सी है, अगला जो आ रहा है उसका भी डी है। तो अब फाइनली डिसाइड हो गया कि अब आगे वाले क्वेश्चन का सीक्वेंस सी और डी के फॉर्म में चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई, इससे आपको समझ में आता है, एक अंदाज मिलता है, चलो आगे जाकर तुक्का लगाऊंगा तो इस सीक्वेंस में क्वेश्चंस के आंसर मिल रहा है तो ये सही हो जाएगा हमारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको सीक्वेंस फॉलो करना होता है, ठीक है, समझ में बात। अब सीक्वेंस इस तरह का भी मैंने आपको बताया, ए हो सकता है पहले क्वेश्चन में, दूसरे में बी हो सकता है, अगेन तीसरे क्वेश्चन में ए हो सकता है, चौथे क्वेश्चन में बी हो सकता है, या फिर बी हो सकता है चारों क्वेश्चन में, या सी हो सकता है, या डी हो सकता है। तो ये 2-3 तरह के सीक्वेंस हमेशा एग्जाम में हमको देखने को मिलते हैं, आप किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, ठीक है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो ये कुछ सीक्वेंस आपको फॉलो करना है जब आप स्टेप सेकंड को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब जल्दी से आते हैं तुक्का कैसे लगाएं, बहुत आसान है, देख जरा क्या। पढ़कर जाने वाले स्टूडेंट के लिए क्या होगा, जब पढ़ के जाने वाला स्टूडेंट होता है तो उसको आइडिया रहता है कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इसमें से सर डी नहीं आ रहा, बी हो नहीं सकता, सी भी नहीं हो सकता, दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, बच्चे कितने, ए बच गया और डी बच गया, इनमें से कोई एक आंसर, तो 50-50% है, तो आप डी की तरफ जाए, किसकी तरफ जाए, डी की तरफ जाए, वही आपका सटीक आंसर माना जाएगा। ये बात ध्यान रखना, 50% में हमेशा किसकी तरफ जाना है, आपको डी की तरफ जाना है। अब इधर आइए, अब एक ऐसा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया जिसमें से ए नहीं है आंसर, डी नहीं है आंसर, अभी भी 50-50 है, तो आप या तो बी की तरफ जाए या सी की तरफ जाए, इनमें से कोई सा भी आप टिक कर जाएंगे, डेफिनेटली आपका आंसर हो जाएगा, बी या सी में से कोई सा भी। और थर्ड आपका होता है, मैंने अभी आपको बताया ए बी सी है और हमेशा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको ही टिक करना, क्योंकि यही आपका आंसर माना जाएगा। क्योंकि कथन निष्कर्ष के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमेशा ये वाला ऑप्शन बहुत फायदेमंद रहता है, ठीक है मेरे भाई। अब अगली चीज सुनो, ये तो जिन बच्चों को अच्छे से आता है, उनको समझ एग्जाम करने की, तो वो इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। और जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है उनके लिए क्या है सर, तो उनके लिए रामबाण है, इधर देख लीजिए। जिनको कुछ भी नहीं आता उनको क्या करना है, क्रिएट 4 सेट ऑप्शन, उनको 4 क्वेश्चंस का एक सेट क्रिएट करना है। अब इस सेट में उनको क्या करना है, सेट फर्स्ट में जो 4 क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 और जो 4, सब में ए ठुक गया हो, सब में क्या ठुक गया हो मेरे भाई, कुछ आता नहीं तो यही ठुकना पड़ेगा, 4 क्वेश्चन का सेट ए ठुक दिया। अब 4 में से कम 1 या 2 क्वेश्चन सही होने की संभावना तो बनती है। इधर आइए, नुकसान है नहीं है, क्यों नहीं अभी बताऊंगा लास्ट में। अब जैसे ही 5वें नंबर क्वेश्चन आएगा, सीक्वेंस क्या लगाना है, बी, 6वें में बी, 7वें में बी, 8वें में बी, फिर 9वें क्वेश्चन थे सी, 4 क्वेश्चन में, अगले 4 क्वेश्चन में डी, और इसी तरह से आप सेट के रूप में क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही निकलेंगे, गलत भी निकलेंगे, ये बात तय है, लेकिन सही होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है इस सीक्वेंस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए रामबाण है भाई। चलो इधर आओ, अब मैं आपको बता देता हूं क्यों हमको तुक्का लगा देना चाहिए इस तरह से। तो तुक्का लगाने के लिए रीजन ये है कि आपके एग्जाम में 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन भी गलत करेंगे तो मात्र 0.12 मार्क्स आपका कटेगा। ये मार्क्स बहुत कम होता है, 2 में से इतना अंक चला भी जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर कितने क्वेश्चन गलत करने पर हमारा एक सही चला जाएगा, तो 7-8 क्वेश्चन गलत करेगा, तब जाके तेरा एक क्वेश्चन गलत, यानी कि 2 नंबर तेरे कट जाएंगे। तो इस तरह के एग्जाम में आपको 100% ये तुक्के की जो ट्रिक है ये फॉलो करनी चाहिए। और इसके पीछे की मैकेनिक्स क्या है वो मैंने आपको बताया, वो मैकेनिक्स होता है ये सेटअप, कि आप इस सेटअप को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से तुक्का लगा पाएंगे, ठीक है। आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और सभी को ऑल द बेस्ट। जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है वो बढ़िया भर के तुक्का लगा के आए, सीक्वेंस फॉलो करें, एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट है और उसका एनालिसिस हम लोग कर ही रहे हैं, तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद जय भारत, लेकिन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।